Hi, welcome to English. Akshay, and today we are going to learn the concept of sentence. बहुत अच्छे से सीखेंगे कि वाक्य क्या होता है। सीधे मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंस के नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इट गिव्स अस अ कंप्लीट मीनिंग। एकदम पते की बात कि सेंटेंस हमें एक पूर्ण अर्थ देता है। अब ध्यान रखिए, आपको पूर्ण अर्थ कौन दे सकता है आखिर? सोच सकते हैं। हमने एक शब्द लिखा, कुछ हमने लिख दिया टेबल। क्या ये शब्द पूरा अर्थ दे पा रहा है? टेबल मतलब सिर्फ टेबल, कुछ और बातें नहीं। हमने कह दिया इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग कहने से क्या पूरी मीनिंग आ गई? क्या पूरा अर्थ आ गया? कुछ भी नहीं। सिर्फ पता चला कि सुबह में या सुबह, कुछ और नहीं पता चला। यानी लगता है कि और शब्दों की ज़रूरत है। ध्यान से समझिएगा। तो कुछ ऐसे हम वर्ड्स लें और उसके हम ग्रुप बनाएं जिससे कि कंप्लीट मीनिंग आ जाए, तो समझिए उसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कहेंगे। इसीलिए यहाँ एक डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। कि शब्दों का एक ऐसा ग्रुप, हाँ एक ऐसा ग्रुप, यानी कि कई शब्द आएंगे जो कि आपको एक कंप्लीट मीनिंग देंगे, एक पूर्ण अर्थ देंगे। उसी ग्रुप को हम सेंटेंस कहेंगे। वर्ड्स के उसी ग्रुप को हम सेंटेंस कहेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, आई लव यू। आई लव दिस सेंटेंस। इसमें एक पूर्ण अर्थ है, मैं आपको मानता हूँ, मैं इस सेंटेंस को पसंद करता हूँ। नीचे देखिए स्टार लगाकर बातें लिखी गई हैं, इन द इवनिंग। अब इन द इवनिंग से हमें सिर्फ और सिर्फ बातें पता चल रही हैं कि शाम में, या सिर्फ ऐसा कहें शाम। तो इन द इवनिंग से पहले डॉट 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 है, एंड इन द इवनिंग के बाद भी बातें जारी रहेंगी, डॉट डॉट डॉट। तो इन द इवनिंग से हमें कुछ विशेष पता नहीं चल रहा है, कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रही है, यानी इससे हमें एक एन इनकम्प्लीट मीनिंग, एक अपूर्ण अर्थ का पता चल रहा है। तो ध्यान रखिए, इन द इवनिंग भी तो ग्रुप है, किसका? वर्ड्स का। इन एक वर्ड है, द भी एक वर्ड है, इवनिंग भी एक वर्ड है, और इन तीनों वर्ड्स को मिलाकर हमने एक ग्रुप बनाया इन द इवनिंग। लेकिन इससे कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रही है, एक इनकम्प्लीट मीनिंग आ रही है। तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपको कंप्लीट मीनिंग तो ना दे सके लेकिन कुछ मीनिंग दे, तो इस तरह के ग्रुप को हम फ्रेज कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इन द इवनिंग एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, तो इसे हम फ्रेज कहेंगे, राइट? यानी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट मीनिंग ना दे लेकिन वो किसी बड़े सेंटेंस का हिस्सा हो लेकिन पूर्ण अर्थ ना दे, तो ही फ्रेज कहेंगे। ओके, अब हमने इन द इवनिंग को एक सेंटेंस में इस्तेमाल किया, या ऐसा कहें कुछ और शब्दों के साथ इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि इन द इवनिंग अपने आप में सक्षम नहीं है कि आपको कंप्लीट मीनिंग दे, तो लगता है कि कुछ और लिखना पड़ेगा, कुछ और शब्द लाने पड़ेंगे जिससे कि इन द इवनिंग उनसे मिलकर एक पूर्ण अर्थ देने में सक्षम हो सकेगा। तब वो पूरा ग्रुप एक सेंटेंस कहलाएगा। और हमने वही किया कि इन द इवनिंग को हमने आई वॉक इसके साथ लिखा। और अब एक बात बनती है, एक ग्रुप बनता है वर्ड्स का, आई वॉक
इन द इवनिंग। ये पूरा एक ग्रुप है वर्ड्स का। वर्ड्स कौन कौन है इसमें? आई वॉक इन द इवनिंग, ये पांचों वर्ड्स हैं इसमें। और पांचों वर्ड्स मिलकर अब एक कंप्लीट अर्थ देने में, कंप्लीट मीनिंग देने में सक्षम है, इसलिए ग्रुप सेंटेंस कहलाएगा। आई वॉक इन द इवनिंग, मैं शाम में टहलता हूँ। दिस इज अ सेंटेंस बिकॉज ये ग्रुप हमें एक कंप्लीट मीनिंग देने में सक्षम है। तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपको कंप्लीट मीनिंग दे, सब कुछ समझा दे, पूरी बातें समझा दे, कुछ बचे न जानने के लिए, ऐसे ग्रुप को हम वर्ड्स के ऐसे ग्रुप को हम सेंटेंस कहते हैं। एकदम आसान है, आप जीवन भर नहीं भूलेंगे अगर ध्यान से समझते हैं तो, और यही मान्यता अगर आगे भी बनी रही इस भाषा में तो खैर आगे बढ़ते हैं। हमने लिया एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स 3 आ रहे हैं हमारे पास। एट द डोर, एट द डोर, दरवाजे पर। क्या दरवाजे पर? कुछ और बताइए। पूरी बातें तो पता नहीं चल रही हैं, पूरे अर्थ तो आ नहीं रहे, कंप्लीट मीनिंग तो मिल नहीं रही। तो लगता है कि एट द डोर से पहले और बाद कुछ लिखना चाहिए, क्योंकि एट द डोर एक इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। तो अगर हम एट द डोर इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम किसी और शब्दों के साथ लिखें तो शायद पूरी मीनिंग अगर आ जाए तो वो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस कहलाएगा, और हमने ऐसा ही किया। एट द डोर को हमने लिखा ही इज़ के साथ। अब पढ़ते हैं। ही इज़ एट द डोर, वह दरवाजे पर है। इससे पूरा अर्थ आ रहा है, पूरी मीनिंग, पूरी बात समझ में आ गई कि अच्छा कोई है जो दरवाजे पर खड़ा है। सो दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स is giving us a complete meaning. That is why he is at the door is a sentence. इसलिए एक सेंटेंस है। अब आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस। आप असर्टिव बोलें या फिर डिक्लैरेटिव बोलें, दोनों ही करेक्ट है। प्रोनाउंसिएशन ध्यान दीजिएगा। असर्टिव, असर्टिव या डिक्लैरेटिव, डिक्लैरेटिव। ओके, अब समझिए इसे ये है क्या। असर्टिव सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंस आते हैं, एक है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस हाँ का जवाब देता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हाँ का सेंस होता है, यस का सेंस होता है, बट नेगेटिव सेंटेंस में ना का सेंस होता है, ना का जवाब होता है इसमें, या नो होता है। अब हम बातें करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। फर्स्ट हमने लिया अफर्मेटिव। आपने देखा यहाँ लिखा हुआ है ही इज़ अ बॉय, और नेगेटिव हम जब इसके कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं ही इज़ नॉट अ बॉय। अब आप पहले इसे समझें। हमने अफर्म किया किसी बात को। अफर्म करना मतलब कंफर्म करना कि ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। अब आप ऐसा ना सोचें कि ही तो किसी लड़के के लिए ही यूज़ होता है, तो ही तो कह ही दिया, इससे समझ में बात आ रही है, ही इज़ अ बॉय। लेकिन ध्यान दीजिए कि वह अभी एक लड़का ही, एक छोटा बच्चा ही है, वह बड़ा इंसान नहीं, वह बड़ा आदमी नहीं है, मतलब ही इज़ नॉट अ मैन। इसलिए सेंटेंस लॉजिकली करेक्ट है। ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। ही इज़ नॉट अ बॉय, वह एक लड़का नहीं है। अब आपको लगेगा कि ही से तो लड़के को ही रेफ़र करते हैं, तो क्या कहते हैं, क्या ही नहीं यूज़ होना चाहिए कुछ और? दरअसल बात यह है कि वह एक अभी आदमी नहीं है, इंसान नहीं बना है, मैन नहीं बना है, मतलब उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है। कहने की ये मीनिंग है, ही इज़ नॉट अ बॉय, कुछ ऐसे सेंसेस में। लेकिन अब गौर से पढ़ें। ही इज़ नॉट अ बॉय से मीनिंग है कि वह एक लड़का नहीं है, इसकी मीनिंग कि वह अब बड़ा हो चुका है, वह एक आदमी बन चुका है, एक मैन कहा जा सकता है। ओके, तो खैर नेगेटिव कैसे बनाते हैं? एफर्मेटिव में सेंस होता है यस का। अब गौर से पढ़िए, ही इज़ अ बॉय, यहाँ हमने कुछ कंफर्म किया है, आपको डिक्लेयर किया है, आपको बताया है, स्पष्ट किया है। डिक्लेयर करना मतलब स्पष्ट करना कि वह एक लड़का ही है, एक बड़ी उम्र वाला इंसान नहीं है। और हमने इसको ना के सेंस में कहा, नहीं नहीं, वह एक लड़का नहीं है, वह एक बड़ा इंसान है, उसकी उम्र ज़्यादा है। सो ही इज़ नॉट अ बॉय। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। नेगेटिव बनाने के लिए एक
साधारण सा रूल है कि आप नॉट का इस्तेमाल करते हैं, NOT, नॉट। और सेंटेंस में अगर 3 वर्ब्स या फिर 4 वर्ब्स अगर आए हैं तो सबसे पहले वाले वर्ब्स के बाद हम हमेशा नॉट लिखते हैं। यस, नेगेटिव नॉट लगाकर बनता है, और नेगेटिव हम नॉट जो लगाएंगे नेगेटिव के लिए वो हम एफर्मेटिव सेंटेंस के सबसे पहले वाले वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, और हमेशा सबसे पहले वाले वर्ब के बाद ही नॉट लगता है। जैसे एक चीज़ आप ध्यान रखें कि 3 वर्ब्स एक साथ यूज़ हो सकते हैं एक्टिव वॉइस में, और अगर स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में है सेंटेंस का तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 वर्ब्स एक साथ यूज़ हो सकते हैं, और चारों वर्ब्स में से जो सबसे पहला वर्ब होगा उसी के बाद हम हमेशा नॉट लगाएंगे। कहने की मीनिंग, आप वर्ब देखिए, एक वर्ब है तो एक ही वर्ब है, उसके बाद ही नॉट लगा दीजिए। 2 वर्ब्स अगर हैं तो सबसे पहले वाले के बाद लगाइए नॉट। 3 वर्ब्स अगर लिखे गए हैं सेंटेंस में तो सबसे पहले वाले वर्ब के बाद फिर नॉट लगाइए। और अगर 4 वर्ब्स का इस्तेमाल हुआ है एक सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में, तो भी सबसे पहले वाले वर्ब के साथ ही नॉट लगाइए, यानी उसके बाद ही नॉट लगाइए। दिस इज द रूल। एग्जाम्पल, ही प्लेज चेस। अब आप ऐसा नहीं कह सकते ही प्लेज नॉट चेस, क्योंकि आपने देखा अभी प्लेज एक वर्ब है और एक ही वर्ब है, तो क्या इसी के बाद नॉट लगा दें? नहीं। प्लेज एक एक्शन वाला वर्ब है, आपको कुछ ना कुछ एक्शन बताता है, कुछ काम बताता है, खेलना एक काम है। तो जब भी V5 या V1 वर्ब यूज़ हो सेंटेंस में तो समझ लें कि V1 या V5 एक शरीर है और उसके भीतर ही उसका हेल्पिंग वर्ब छुपा हुआ है। तो आपको V1 और V5 के शरीर से बाहर, हाँ, उसके हेल्पिंग वर्ब्स निकालने हैं आपको। तो यहाँ प्लेस देखिए आप V5 है, राइट। V5 में S या ES लगा हुआ आपको अंत में दिखता है, यानी कि हम लगाते। V1 में जब आप S या ES लगाते हैं, आप लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, तो वो V5 बनता है। और वर्ब में पहले से ही S लगा हुआ हो तो बातें अलग हैं। जैसे बॉस, टॉस, ये सारे वर्ब्स पहले से ही S लग कर आते हैं, V1 है। अब आप बॉस में लगाएंगे ES तो हो जाएगा बॉसेस। हाँ, बॉस नाउन भी है, वर्ब भी है, डिक्शनरी कंसल्ट कर लीजिएगा दोनों की मीनिंग देखने के लिए। टॉस, ही टॉस्ड अ कॉइन, उसने एक सिक्का उछाला, तो टॉस में आप लगाते हैं ES और अब वो बन जाता है V5। इसलिए मैंने कहा आप लगाते हैं V1 में S या ES, तब वो बनता है V5, राइट। पहले से ही S या ES लगा हो वर्ब में तो बातें अलग हैं, वो V1 भी हो सकते हैं। खैर, यहाँ V5 देखा हमने प्लेस, तो V5 में डज छुपा होता है। V5 के शरीर में उसका हेल्पिंग वर्ब डज छुपा होता है। क्यों? V5 एक सिंगुलर वर्ब है, सारे V5s सिंगुलर होते हैं और सारे V1 प्लूरल होते हैं। तो प्लूरल वर्ब के भीतर एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब छुपा होगा और एक सिंगुलर मेन वर्ब के भीतर, यानी सिंगुलर V5 के भीतर एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब छुपा होगा। और डू प्लूरल होता है, डज सिंगुलर होता है, इसलिए सारे V1 के शरीर में डू, जो कि एक वो भी प्लूरल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर छुपा होता है। और सारे V5 के शरीर में डज छुपा होता है, क्योंकि सारा V5 सिंगुलर है, डज भी सिंगुलर है, क्योंकि डज के अंत में देखिए ES लगा हुआ है। और S और ES लगे हुए वर्ब्स अगर आपने लगाए हैं तो V5 समझा जाता है। तो V5 के शरीर में V5 ही मिलेगा, V1 के शरीर में V1 ही मिलेगा, ध्यान रखेंगे। इसलिए डू V1 है, इसका सिंगुलर DOES डज V5 है। अंडरस्टूड? अब आप जब भी किसी मेन वर्ब के भीतर से, उसके शरीर के भीतर से डू या डज बाहर निकालते हैं तो ध्यान रखिएगा, अब उस मेन वर्ब को आप हमेशा V1 में लिखेंगे, क्योंकि उसका हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल चुका है। इसलिए अब वो थोड़ा बेजान होगा, थोड़ा हल्का ढीला पड़ेगा। बस एक कहानी बुनिए, याद रहेगी आपको चीज़ें। इसलिए अब वो कमज़ोर पड़ा है, तो अब उसे, वो अकेला पड़ गया है, अकेला मीन्स 1, इसलिए वो अब हमेशा V1 में लिखा जाएगा। ये टेक्निक है। सो ही प्लेज चेस, प्लेज V5 देखा हमने, इसके भीतर इसके शरीर में डज छुपा हुआ है, डज को बाहर निकालिए तो सेंटेंस कुछ ऐसा बन जाएगा। अभी नॉट नहीं लगा रहे हैं हम। ही डज प्ले चेस, हाँ वह चेस खेलता तो है, लेकिन अब डज और प्ले 2 वर्ब्स हमारे पास आ गए, जिसमें से कि डज पहला वर्ब है, तो हो गया नॉट
पहले वर्ब के बाद लगेगा, इसलिए ही डज नॉट प्ले चेस, दिस इज राइट। और नेगेटिव इस तरह से बन जाता है। ही कैन डू इट, वह इसे कर सकता है। कैन और डू दो वर्ब्स हैं हमारे पास, नॉट कहाँ लगेगा, सबसे पहले वाले वर्ब के बाद, इसलिए ही कैन नॉट डू इट, वह इसे नहीं कर सकता है। आई डिड इट, मैंने यह काम किया, इट किसी काम के लिए आया है, मैंने यह किया या मैंने वह किया। सो डिड यहाँ पर V2 है, सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब है। V2 के भीतर डिड छुपा होता है, V1 के भीतर डू छुपा होता है, V2 के भीतर डिड छुपा होता है और V5 के भीतर डज छुपा होता है। यानी V1 के शरीर में V1 रहता है, V2 के शरीर में V2 रहता है और V5 के शरीर में V5 रहता है। डू V1 है, डिड V2 है और डज V5 है। तो हमारे पास यहाँ डिड है। डिड एक मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है इस सेंटेंस में, ध्यान रखें आप, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और मेन वर्ब के शरीर में एक हेल्पिंग वर्ब छुपा होगा, क्योंकि डिड मतलब यहाँ किया मैंने, काम करने का सेंस है। तो डिड के शरीर में भी डिड छुपा हुआ है, इसलिए वो डिड बाहर निकल आएगा। अब दो डिड आपके पास आ जाएगा। लेकिन क्या आई डिड लिखेंगे आप? नो। जैसे ही किसी मेन वर्ब के हेल्पिंग वर्ब आपने बाहर निकाले, वो मेन वर्ब अब V1 में बदल जाएगा, क्योंकि वो अब अकेला पड़ गया, उसका हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल गया। दो तो उसके भीतर रहा नहीं, यानी उसका हेल्पिंग वर्ब जैसे ही बाहर निकला वो मेन वर्ब अकेला पड़ गया। अकेला मतलब वन, इसलिए उस वर्ब को हमेशा V1 लिखेंगे। समझिए बात। आप V1 के शरीर से डू बाहर निकालें, या V2 के शरीर से डिड बाहर निकालें, या V5 के शरीर से डज बाहर निकालें, वो सारा V1 या V2 या V5 अब V1 में बदल जाएगा। यही रूल है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है। अब पहले निकलेगा क्या? डिड बाहर। तो आई डिड डू इट, मैंने वह किया, तो जोर देकर बोलते हैं। तो डिड और डू, क्योंकि डिड से जब डिड के शरीर से जब डिड बाहर निकला तो सेकंड वाला डिड अब डू बन चुका है, इसलिए हमारे पास डिड डू आ गया। लेकिन डिड पहला वर्ब है, डू दूसरा वर्ब है, तो नॉट पहले वर्ब के बाद लगेगा, इसलिए आई डिड नॉट डू इट। दिस इज द करेक्ट अप्रोच। नेगेटिव कुछ यूँ बन गया कि नहीं नहीं मैंने यह नहीं किया। तो आपने देखा कि हम असर्टिव सेंटेंस को अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंस में कहते हैं। अब असर्टिव को डिक्लेरेटिव क्यों हम कह रहे हैं? डिक्लेयर करना मतलब होता है कोई चीज़ स्पष्ट करना। जैसे मैं कहूँ ही इज़ माई टीचर, वह मेरे शिक्षक हैं। लेकिन मैं कहूँ नो नो, ही इज़ नॉट माई टीचर, वह मेरे शिक्षक नहीं है। तो हाँ या ना के सेंस में, दोनों ही स्थिति में हम बातों को क्लैरिफाई कर रहे हैं, हम बातों को स्पष्ट कर रहे हैं, हम बातों को डिक्लेयर कर रहे हैं। इसलिए हाँ और ना वाले सेंटेंसेस डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। यस, डिक्लेरेटिव इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। समझ रहे हैं आप? ही प्लेज चेस, वो चेस खेलता है। हम हाँ कह रहे हैं, हम डिक्लेयर कर रहे हैं, हम कुछ स्पष्ट कर रहे हैं उसके विषय में कि हाँ वह चेस खेलता है। और मैं अब कह रहा हूँ नहीं नहीं वह चेस नहीं खेलता है। यानी दोनों ही स्थिति में हमने कुछ बातें स्पष्ट की, हाँ के सेंस में या ना के सेंस में। दैट इज़ वाई एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि यस टाइप सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस दैट इज़ नो टाइप सेंटेंस, दोनों ही सेंटेंसेस डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं या असर्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब हम बढ़ेंगे सेकेंड कैटेगरी, दैट इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए हमने भी बोला इंटेरोगेटिव, ऐसा लोग बोलते हैं, दिस इज़ रॉन्ग। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हमने बगल में लिखा है फोनेटिक्स में, ये ऐसा पढ़ा जाएगा इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, राइट। सो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, एकदम आसानी से समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस का आप निर्माण कर सकते हैं सिर्फ इस नियम से। क्या? आपके पास सेंटेंस दिए होंगे, सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो रहा होगा और उसके बाद वर्ब लिखा होगा, बाकी कोई और भी वर्ड्स आएंगे उस सेंटेंस में वर्ब के बाद। आप कुछ ना करें सिवाय एक काम के, आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पर लिख देना है और सब्जेक्ट को वर्ब की जगह पर लिख देना है। अगर आप करते हैं ऐसा तो सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनने के मूल मंत्र यही हैं। ख़त्म। आप देखिए नीचे हमने लिखा भी है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस समथिंग। आपको करना क्या है, वर्ब को आप सब्जेक्ट की जगह पर ले जा रहे हैं, एक एरो दिया हमने फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और सब्जेक्ट को आप वर्ब की जगह पर ले जा रहे हैं, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी वर्ब को और सब्जेक्ट को हम एक्सचेंज कर रहे हैं, उनके पोजीशंस को अगर आपने एक्सचेंज कर दिया तो बस इंटरोगेटिव का निर्माण उसी समय हो जाता है। और इंटरोगेटिव मतलब होता ही है, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन करना, राइट। तो अंत में एक
क्वेश्चन मार्क भी आएगा। ही इज़ अ फेमस एक्टर ऑफ आवर कंट्री, वह हमारे देश का एक प्रसिद्ध कलाकार है। तो ही और इज़ लिखा है, ही सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है। आप कुछ ना करें सिवाय एक काम के कि इज़ को ही की जगह पर लिख दें और ही को इज़ की जगह पर लिख दें, बस इंटरोगेटिव का निर्माण हो गया। और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्यों? आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। इज़ ही अ फेमस एक्टर ऑफ आवर कंट्री? पूछने का अंदाज बदल जाएगा, पढ़ने का अंदाज बदल जाएगा सेंटेंस को। क्वेश्चन हमेशा ऊंची आवाज़ में किया जाता है, इसलिए अंत में ऊंची आवाज़ होगी। इज़ ही अ फेमस एक्टर ऑफ अ कंट्री? जवाब अगर देना है तो कहेंगे ही इज़ अ फेमस एक्टर ऑफ कंट्री। आवाज़ नीची जाएगी। नीचे की तरफ अगर आवाज़ जाती है तो आंसर है, ऊपर की तरफ आवाज़ अगर जाती है, उठती है, तो सवाल है। और इस तरह से आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नीचे है, दे आर माई फ्रेंड्स, वह मेरे मित्र हैं, वे लोग मेरे मित्र हैं। तो दे को हम आर की जगह पर लिखेंगे और आर को हम दे की जगह पर लिखेंगे। कहने की मीनिंग, सब्जेक्ट को वर्ब की जगह पर, वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पर। अगर आप इतना ही करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का निर्माण हो जाता है। इसलिए अब ये होगा, आर दे माई फ्रेंड्स, क्या वे लोग मेरे मित्र हैं? सवाल देखिए कैसे हमने पूछा। और फ्रेंड्स पढ़ेंगे, फ्रेंड्स, एस का साउंड ज आएगा, जेड की जो आवाज़ होती है यही आवाज़। जैसे जू में जू, तो उसी तरह फ्रेंड्स। यू नो मी। अब आते हैं यहाँ से मेन मुद्दे पर। नो V1 है और हम जानते हैं कि V1 के भीतर क्या छुपा होता है? एक हेल्पिंग वर्ब। V1 के भीतर डू छुपा होता है, डू बाहर निकलेगा। डू मान लेते एक शैतान है, कुछ ऐसा परेशान करना है नो जैसे अच्छे इंसान को, डू को बाहर निकाला ये खींचकर। अब सेंटेंस क्या बन जाएगा? डू बाहर आया तो यू डू नो मी, कि हाँ तुम तो मुझे जानते हो। यू डू नो मी। लेकिन अब इसका आप नेगेटिव बना लीजिए, अगर नेगेटिव भी बनाना जानते हैं तो, नहीं तो आप सीख लीजिए। डू और नो दो वर्ब्स हैं, पहले वर्ब के बाद नॉट लगेगा। डू पहला वर्ब है, इसलिए यू डू नॉट नो मी या यू डोंट नो मी, राइट। लेकिन हमने बाहर क्या निकाला था? डू। स्ट्रक्चर क्या बना हमारे पास? स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हुआ, यू डू नो मी। तो हमेशा पहले वाले वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं और इंटरोगेटिव बन जाता है। या ऐसा कहिए, हमेशा पहले वाले वर्ब को हम सब्जेक्ट की जगह पर लिखते हैं और सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट की को हम पहले वाले वर्ब की जगह पर लिखते हैं, राइट। अगर दो वर्ब्स, तीन वर्ब्स या चार वर्ब्स अगर इस्तेमाल हैं सेंटेंस में, तो आप सबसे पहले वाले वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पर लिखिए यस, और सब्जेक्ट को आप उस पहले वाले वर्ब की जगह पर लिख दीजिए, बस इंटरोगेटिव बन जाएगा। तो यू डू नो मी, नो के शरीर से डू बाहर निकला था, अब आप डू को यू की जगह पर लिख दीजिए और यू को डू की जगह पर। स्ट्रक्चर बनेगा, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो या क्या आप मुझे जानते हैं। दे प्ले चेस, वे लोग चेस खेलते हैं। प्ले V1 है, मेन वर्ब है, V1 के शरीर में डू छुपा होता है, इसके शरीर से आप डू बाहर निकालिए तो स्ट्रक्चर बनेगा, दे डू प्ले चेस, राइट। और डू पहला वर्ब है, डू को दे की जगह पर लिख दीजिए, दे को डू की जगह पर लिखिए, इसलिए अब बनेगा सेंटेंस, डू दे प्ले चेस, क्या वे लोग चेस खेलते हैं? सवाल है। और नेगेटिव बनाना तो आप जानते ही हैं, सामने देख ही रहे। एक चीज़ अब ध्यान दीजिए, आप हेल्पिंग वर्ब को अभी तक आगे ला रहे थे, इज़ ही, आर दे, डू यू, डू दे, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो सब्जेक्ट की जगह पर आए हैं, यानी ये कहिए सब्जेक्ट से पहले लिखे गए। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते ही इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना जान गए, इंटरोगेटिव कैसे बना? बस सब्जेक्ट और वर्ब के पोजीशंस को एक्सचेंज करने से। सब्जेक्ट की जगह पर आपने वर्ब लिखा, वर्ब की जगह पर सब्जेक्ट लिखा, बाकी सारे वर्ड्स को वैसे ही छाप दीजिए। और इंटरोगेटिव अगर आपने बनाना जान लिया तो बस उन्हीं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के जस्ट पहले कोई भी WH वर्ड आता है, मीनिंगफुल होना चाहिए। किस WH के आने से मीनिंग आएगी, लेकिन WH वर्ड यानी कि WH क्वेश्चन वर्ड आता कहाँ है? किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस से पहले आता है, दैट्स इट। यानी WH के बाद जब भी आप स्ट्रक्चर देखेंगे सेंटेंस को का, तो आप हमेशा देखेंगे कि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आप सारे WH को ढक कर देखें,
वाई डू दे प्ले चेस, आप वाई को ढक कर देखिए क्या बचा, डू दे प्ले चेस, और दे को डू की जगह पर, डू को दे की जगह पर अगर लिखते हैं तो सेंटेंस बन जाएगा दे डू प्ले चेस, यानी वे लोग चेस खेलते तो हैं, और डू को हटा दीजिए तो बन जाएगा दे प्ले चेस, आगे ना वापस। यानी हमने कहा क्या कि अगर आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना जान लिया है और आपको WH लगाना है, आसान है। उन्हीं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के जस्ट पहले WH लगाया जाता है। यानी WH जब भी कहीं आपको मिले लिखा हुआ और उससे क्वेश्चन हो रहा हो तो आप उस WH के बाद जस्ट देखिए, WH को छोड़कर वो सारी स्ट्रक्चर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस दिखेंगे। ये बहुत खूबी की बात है, आसान बात है, समझिए बात। नीचे आइए, हमने सेम लिखा, डू दे प्ले चेस, क्या वे लोग चेस खेलते हैं, यही ऊपर वाला जो सेंटेंस है डू दे प्ले चेस रेड में लिखा हुआ, सेम सेंटेंस लिखा, इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इंटरोगेटिव के ही तो पहले हम WH लगाते हैं। हमने लगा दिया हाउ, हाउ डू दे प्ले चेस, वे लोग चेस कैसे खेलते हैं, मुझे तो नहीं आता। वाई डज ही प्ले चेस, ही लिखा था हमने, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आता है, इसलिए सब्जेक्ट से पहले जो हेल्पिंग वर्ब दिखेगा वो सिंगुलर ही होना चाहिए, इसलिए डज ही प्ले चेस। डज ही प्ले चेस एक इंटरगेटिव स्ट्रक्चर है, इससे पहले हमने WH लगाया कोई। वाई डज ही प्ले चेस, वह चेस क्यों खेलता है। हाउ डज ही प्ले चेस, सेम स्ट्रक्चर, हाउ के बाद इंटरगेटिव था, इंटरगेटिव से पहले हाउ लगा दिया। डू दे प्ले चेस, क्या वे लोग चेस खेलते हैं, हमको वक्त जानना था। व्हेन डू दे प्ले चेस, कुछ भी नहीं कर रहे। डू दे प्ले चेस, डू दे प्ले चेस सेम है, एक जगह वाई है, एक जगह हाउ है, एक जगह व्हेन है, एग्जैक्टली ऐसा ही होना है। डज ही प्ले चेस, डज ही प्ले चेस, वाई है, हाउ है, एक जगह फिर आप व्हेन लगा कर देख रहे हैं। व्हेन डज ही प्ले चेस, वे लोग चेस, वह चेस कब खेलता है। तो इस तरह से हमने जाना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस से पहले WH लगाया जाता है कभी भी, ये बहुत रिमार्केबल बात। और किसी भी सेंटेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना एकदम आसान, क्या करना कि सब्जेक्ट की जगह पर वर्ब लिख दीजिए, वर्ब की जगह पर सब्जेक्ट लिख दीजिए। कहने की मीनिंग, सब्जेक्ट और वर्ब की जगह को, उनके पोजीशंस को एक्सचेंज कर दीजिए और बस इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। इंटरोगेटिव बना तो WH उसके आगे लगा दीजिए, बस WH क्वेश्चन सेंटेंस बन गया। थैंक यू सो मच, आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, डिस्कशंस को ध्यान से सुनिए प्लीज़, इट विल डेवलप अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग इन यू, और तब आप प्रैक्टिस करें, इंग्लिश आएगी कैसे नहीं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी ख़ास बातचीत के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।